नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। पिछली क्लास में हम लोगों ने आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष को देखा, जिसमें कर्नाटक के 3 युद्ध होते हैं और अंतिम रूप से अंग्रेज़ों की विजय हो जाती है। उसके बाद लगातार अंग्रेज़ों का भारत में अपने साम्राज्य का विस्तार होता है। तो इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा बंगाल का अधिग्रहण, या ब्रिटिश जो कंपनी थी उसका साम्राज्यवादी विस्तार भारत में किस तरह होता है। तो हमारा अगला टॉपिक होगा ब्रिटिश का साम्राज्यवादी विस्तार, जिसमें सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसको, बंगाल का अधिग्रहण। हालांकि बंगाल का अधिग्रहण आंग्ल फ्रांसीसी संघर्ष या कर्नाटक युद्ध का जो तृतीय कर्नाटक युद्ध चल रहा था 1757 में बंगाल का अधिग्रहण हो जाता है, लेकिन हम क्रम से इसे पढ़ेंगे बंगाल कैसे, फिर इसके बाद मैसूर या अन्य राज्य जो अधिग्रहण है वो ब्रिटिश सरकार कैसे करती है। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, वो रहेगा ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार। ब्रिटिश साम्राज्यवादी विस्तार या फिर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में जो विस्तार होता है, और सबसे पहला आएगा इसमें बंगाल। और बंगाल के अधिग्रहण के क्रम में 2 युद्ध होते हैं जिन्हें कहते हैं प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। मूल रूप से जो क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में, चाहे आप एसएससी या फिर आप रेलवे, एनटीपीसी या एमपीपीएससी, यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन पूछने की प्रायिकता रहती है वो रहती है प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। और उसमें से भी रहती है कि प्लासी का युद्ध कब हुआ, या इसका नेतृत्व किसने किया, अंग्रेजों की तरफ से किसने किया या भारतीय शासकों की तरफ से किसने इसका नेतृत्व किया। यहाँ से क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो लेकिन हम क्या करेंगे, पूरे एक कहानी के रूप में क्रम से विस्तार से समझ सकेंगे, जिससे क्या हो, हमें ना केवल तथ्य याद हो जाए बल्कि उसके पीछे की जो पृष्ठभूमि है, अवधारणा है, वो भी अच्छे से याद हो जाए। तो हम क्रम से समझेंगे। तो बंगाल के अधिग्रहण के क्रम में जो सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक रहते हैं वो रहते हैं प्लासी का युद्ध और बक्सर का युद्ध। प्लासी का युद्ध होता है 23 जून 1757 में, और बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764। और इसके बाद अगले जो क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं इलाहाबाद की संधियों से, तो इनको भी देखेंगे क्रम से। इसके बाद देखेंगे जब बक्सर का युद्ध समाप्त होता है तो इलाहाबाद की संधि होती है, जो अवध का नवाब है शुजाउद्दौला और भारत में जो मुगल सम्राट हुआ करते थे शाह आलम द्वितीय, उनके बीच में। तो इलाहाबाद की 2 संधियां होती हैं, वो भी महत्वपूर्ण हो जाती हैं। यहाँ मैं लिख इसलिए रहा हूँ ताकि ये पढ़ते समय हमारा जो ध्यान रहेगा, फोकस रहेगा वो किन पे, यहाँ से, क्योंकि क्वेश्चंस बनने की प्रायिकता यहाँ से रहती है। इलाहाबाद की संधि, और इलाहाबाद की 2 संधि होती है, फर्स्ट सेकंड। ठीक है, फर्स्ट होती है 12 अगस्त 1765 और सेकंड होती है 16 अगस्त 1765। यहां से क्वेश्चंस, इसके बाद अगले क्वेश्चंस आने की प्रायिकता रहती है। इलाहाबाद की संधि के बाद बंगाल में जो द्वैत शासन स्थापित हो जाता है वहां से। अभी हम केवल देख रहे हैं कि हम आज की क्लास में पढ़ेंगे क्या। द्वैत शासन कहां, बंगाल में। ये हमारे जो क्वेश्चंस, जो टॉपिक हैं, इनको हमें कवर करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। अब शुरू होता है, देखिए बंगाल का अधिग्रहण किस तरह से करते हैं। तो बंगाल पहले मुगल साम्राज्य था या मुगल शासन था, उसका हिस्सा हुआ करता था, उसका एक सूबा था। इसको इरेज कर दूं मैं। बंगाल एक सूबा हुआ करता था
मुगल शासन के अंतर्गत। सूबा किसका? मुगल शासन का। और इस सूबे का जो प्रशासनिक कार्य है, मूल रूप से दो ही कार्य होते हैं किसी भी सूबा या राज्य के अंतर्गत। जैसे वर्तमान में एक प्रशासनिक कार्य, दूसरा रहता है आर्थिक कार्य। जैसे प्रशासनिक कार्यों को देखने का कार्य अन्य मंत्री, प्रधानमंत्री इनका रहता है, और जो वित्तीय कार्य है, आर्थिक कार्य है, उनको जो वित्त मंत्री हैं वो देखते हैं। तो उस समय पहले प्रशासनिक कार्य और जो आर्थिक कार्य या दीवानी कार्य हुआ करते थे, दीवानी या राजस्व संबंधी जो वित्तीय कार्य हुआ करते थे, दो प्रकार के। तो प्रशासनिक कार्यों को देखने के लिए जो सूबे का प्रमुख सूबेदार और जो दीवानी कार्य संभालने करता था वो दीवान हुआ करता था। दीवान एक तरह से वित्त मंत्री हुआ करता था। ये बात कर रहे हैं हम औरंगजेब के समय या 1757 से पहले की स्थिति है। ये स्थिति है 1757 से पहले, जब तक मुगल सम्राट कौन रहता है? औरंगजेब रहता है। उस समय बंगाल क्या था? सूबा था। किसके अंतर्गत था? मुगल शासन के अंतर्गत बंगाल एक सूबा हुआ करता था, जिसमें एक सूबेदार हुआ करता था। दूसरा जो आर्थिक कार्य देखता था वो हुआ करता था कौन? दीवान हुआ करता था। अब औरंगजेब ने अपने समय जो सूबे का सूबेदार है वो बनाया अजीम उनसान को। किसे बनाया? अजीम उनसान को सूबेदार बनाया। किसने? औरंगजेब ने। और उसका जो वित्तीय कार्य देखने वाला दीवान या वित्त मंत्री बनाया मुर्शीद कुली खां को। नाम याद रखना, मुर्शीद कुली खां। और अजीम उनसान याद आ रहा होगा आपको। अजीम उनसान से जॉब चारनाक ने जो 3 गांव है उनकी जमींदारी लेकर के किसकी स्थापना की थी? कलकत्ता की स्थापना की थी। किसने दिए थे वो 3 गांव? अजीम उनसान ने। तो अजीम उनसान सूबेदार हुआ करता था औरंगजेब के समय, और वहीं दीवान हुआ करता था मुर्शीद कुली खां। लेकिन ये भाई साहब जो है अजीम उनसान, चूंकि राज परिवार से संबंधित थे, इसलिए ज़्यादातर दिल्ली में ही रहते थे, बंगाल में जाने का ना शौक ही नहीं था। तो जो प्रशासनिक कार्य वैसे जो देखने को तो अजीम उनसान प्रमुख था, लेकिन मूल रूप से मुर्शीद कुली खां प्रशासनिक और दीवानी दोनों कार्य संभालता था। लेकिन जब औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है, उस समय एक शासक बन के आता है, वो है फर्रुखसियर। तो फर्रुखसियर और ये भाई साहब के जितने भी कार्य किए गए, इन्होंने उल्टे ही कार्य किए। एक तरह से अयोग्य शासक के रूप में जाना जाता है। तो फर्रुखसियर ने क्या किया? फर्रुखसियर ने जो मुर्शीद कुली खां था उसी को ही क्या बना दिया? सूबेदार बना दिया, उसी को दीवान बना दिया। यानी आर्थिक और प्रशासनिक दोनों कार्य मुर्शीद कुली खां को सौंप दिए। अब पहले अलग अलग हुआ करते थे। प्रशासनिक कार्य संभालता था सूबेदार और आर्थिक कार्य संभालता था क्या? वित्त मंत्री। दोनों की सेपरेशन ऑफ पावर था, एक तरह से शक्ति का पृथक्करण था। लेकिन जब आर्थिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियां किसके पास दे दी? मुर्शीद कुली खां को ही दे दी। ये शक्तिशाली हो गया ये व्यक्ति फर्रुखसियर के समय। अब जब मुर्शीद कुली खां को आर्थिक और प्रशासनिक दोनों शक्तियां मिल जाएंगी, तो आगे चल के मुर्शीद कुली खां क्या करेगा? मुर्शीद कुली खां अपने आप को मुगल शासन से स्वायत्त या स्वतंत्र घोषित कर देगा। चूंकि शासक भी मुगल शासक, फर्रुखसियर अयोग्य शासक, तो और दूसरा क्या हुआ? सारी शक्तियां किसमें हो गई? मुर्शीद कुली खां को। तो मुर्शीद कुली खां मुगल शासन से अपने आप को स्वतंत्र कर देते हैं कि भाई अब हम मुगल शासन के अंतर्गत नहीं रहेंगे, हम एक स्वतंत्र हैं। और हम क्या है? अब अपने स्वतंत्र रूप से किसे? नवाब। तो मुर्शीद कुली खां ने पहले सूबेदार, दीवान ऐसा हुआ करता, लेकिन क्या कर दिया मुर्शीद कुली खां ने? अपने आप को क्या घोषित कर दिया? नवाब घोषित कर दिया। तो अगर आए कभी क्वेश्चंस कि भाई पहला नवाब बंगाल का कौन था, तो मुर्शीद कुली खां। अंतिम भी आएगा, अभी देखेंगे जब सिराजुद्दौला की बात आएगी। तो अब इन बन गए क्या? नवाब बना दिया अपने आप को। अब यहाँ से बंगाल का एक स्वतंत्र शासन या स्वायत्त शासन शुरू होता है। तो अब चूंकि जब तक मुर्शीद कुली खां बंगाल का नवाब बना रहा, तब तक कोई समस्याएं, अंग्रेजों के साथ संघर्ष नहीं हुआ। हालांकि मुर्शीद कुली खां ने बहुत सारे जो राजस्व और आर्थिक सुधार थे वो किए, जिसमें जमींदार, जो छोटे जमींदार हुआ करते थे, उनसे उनकी जमींदारी छीन ली, क्योंकि बिचौलिए का कार्य करते थे। तो जो राजस्व राजा को मिलना चाहिए या नवाब को मिलना चाहिए, वो
उन बिचौलिए ज़मींदारों के पास ज़्यादा था, इससे उन्होंने जो मुर्शीद कुली खां है उसने ज़मींदारों से जागीर छीन ली। इस क्रम में क्या हुआ, ज़मींदारों ने विरोध किया तो मुर्शीद कुली खां ने अपनी राजधानी परिवर्तित करके क्या कर दी, मुर्शिदाबाद बसा ली, एक नई राजधानी बसा ली वहाँ, क्योंकि जो पुरानी राजधानी थी उसमें किसका, जो जमींदार है उनका विरोध हो रहा था, विद्रोह कर रहे थे वे, तो मुर्शीद कुली खां ने अपनी एक राजधानी बनाई मुर्शिदाबाद। तो क्वेश्चन कभी आ जाए कि भाई किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद बनाई, मुर्शिदाबाद राजधानी की स्थापना किसने की, तो मुर्शीद कुली खां ने, नाम से ही लग रहा होगा, मुर्शिदाबाद कर दी। अभी भी आगे चल के भी एक राजधानी चेंज होगी, मीर कासिम मुंगेर कर देगा मुर्शिदाबाद से, अभी इतना याद रखना है। बंगाल है, बंगाल में पहले सूबेदार और दीवान हुआ करते थे, लेकिन क्या हुआ, आगे चल के अपने आप को स्वायत्त घोषित कर दिया किसने, मुर्शीद कुली खां ने, और कहा कि भाई अब हम नवाब हैं, हम एक स्वतंत्र एक स्वायत्त शासक है, नवाब। और नवाब के बाद क्या होता है, अब कई शासक जो नवाब बन के सामने आते हैं, जिसमें अलीवर्दी खां, और फिर एक जो मुर्शीद कुली खां का ही वंशज शासक बनता है 1756 में, डेट याद रखना जब प्लासी का युद्ध आएगा, 1756 में सिराजुद्दौला, जो वंशज था किसका, मुर्शीद कुली खां का। सिराजुद्दौला। और इससे पहले जो नवाब हुआ करता था वो अलीवर्दी खां। अलीवर्दी खां के बारे में एक कथन आता है, दरअसल एक तरह से कूटनीतिक शासक कह सकते हैं। भाई उसका कहना था कि जो अंग्रेज हैं वो एक मधुमक्खी के जैसे हैं, जब तक आप इन्हें क्या है छेड़ेंगे नहीं तब तक वो क्या देंगे, शहद देंगे, जैसे मधुमक्खी शहद देती है, लेकिन अगर आपने एक बार छेड़ दिया तो काट काट कर मार डालेंगे। ये कथन आता है अलीवर्दी खां के बारे में। तो ये किसने कहा था, ये कथन था अलीवर्दी खां का। अगर कभी आ जाए कि भाई अंग्रेजों को मधुमक्खियों के समान किसने कहा, तो अलीवर्दी खां ने कहा। अलीवर्दी खां के बाद शासक बनता है सिराजुद्दौला। अब सिराजुद्दौला के शासक बनते ही क्या होता है, इसका विरोध शुरू हो जाता है। इसका विरोध करते हैं सबसे पहले इसके परिवार वाले, क्योंकि बाहर से विरोध करते तो भाई युद्ध करके उन्हें हटा दो, परिवार वाले विरोध करते हैं। इसमें जो सिराजुद्दौला की मौसी, नाम था घसीटी बेगम, ऐसी बेगम जो घसीटी गई हो, माफी चाहता हूँ, मेरा अपमान करने जैसा कोई नहीं, नाम था घसीटी बेगम। और दूसरा विरोध करने में आता है, नाम वो आता है पूर्णिया। पूर्णिया बिहार की एक जगह है, पूर्णिया। तो पूर्णिया के शासक जो हुआ करते थे शौकत जंग। पूर्णिया के नवाब है, पूर्णिया के शासक शौकत जंग और मौसी घसीटी बेगम विरोध करती हैं जब सिराजुद्दौला शासक बनता है। और अंग्रेज तो इस जुगाड़ में बैठे ही थे कि कब भारतीय शासकों के आपसी मतभेद हो या उत्तराधिकार का क्या हो, युद्ध हो। जैसे हमने देखा था कर्नाटक और हैदराबाद में देखा था कि जैसे ही उत्तराधिकार का संघर्ष हुआ, फ्रांसीसी और अंग्रेज टपक कर सामने आ गए और उस जो आपसी मतभेद है उसका फायदा फूट डालकर राज करने लगे। वही तो, फूट डालो और राज करो, आपसी परिवार में फूट डालो। सिराजुद्दौला मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया, इनके बीच में आपस में फूट डाली और इनको समर्थन देना शुरू कर दिया, संरक्षण देना शुरू कर दिया मौसी घसीटी बेगम। और इनको अंग्रेजों ने फायदा उठाया कि भाई इस शासक को हटा करके हम आर्थिक लाभ कमाएंगे, कठपुतली नवाब बैठा लेंगे। अब जैसे ही मौसी घसीटी बेगम और पूर्णिया के नवाब शौकत जंग को शरण देना शुरू कर दी, संरक्षण देना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, और कलकत्ता की किलेबंदी शुरू कर दी, तो सिराजुद्दौला को गुस्सा आया और उसने कलकत्ता जहां पर फोर्ट विलियम हुआ करता था, एक किला हुआ करता था, दुर्ग हुआ करता था अंग्रेजों को, वहां हमला किया और उस पर अधिकार कर लिया। और अधिकार करने के क्रम में एक घटना आती है, जो हॉलवेल एक प्रशासनिक अधिकारी हुआ करता था अंग्रेजों का, तो हॉलवेल ने एक घटना का जिक्र किया है जिसे कहते हैं ब्लैक हॉल, तो जो घटना हुआ करती थी वो जो हॉलवेल के द्वारा ब्लैक जो हॉल की घटना आती है, उसमें कहा गया कि भाई एक कमरे में जो शासक था सिराजुद्दौला, उसने 146 लोगों को बंद कर दिया और 146 लोगों को बंद कर दिया और अगले दिन जब खोला गया तो उसमें से केवल 23 लोग जिंदा बचे। तो ये जो हॉलवेल ने इस जो ब्लैक होल की जो घटना है उस घटना का जिक्र किया है। और ये जो घटना होती है वो होती है 20 जून 1756 को। तो सिराजुद्दौला ने कलकत्ता पे हमला किया, हमला करने के बाद उस पर अपना अधिकार स्थापित कर लिया। और अधिकार स्थापित करते समय जो हॉलवेल की घटना का जिक्र आता है, हॉलवेल ने जिस घटना का जिक्र किया है 20 जून 1756 की ये घटना,
जिसमें 146 लोगों को बंद कर दिया। ऐसा कहा जाता है कि 146 लोगों को बंद कर दिया, जिसमें अगले दिन खोला तो केवल 23 जिंदा बचे, बाकी सारे के सारे मर गए। एक कमरे में जब 146 लोगों को बंद करेंगे तो सोच सकते हैं क्या होगा। अब यहाँ से इनका प्रत्यक्ष संघर्ष होना शुरू हो जाता है अंग्रेजों का और बंगाल के नवाब का, जिसकी शुरुआत सिराजुद्दौला से हो जाती है। अब आगे क्या होगा कि 1757 में अंग्रेज क्लाइव के नेतृत्व में बंगाल में एक जो सेना है, सैनिक टुकड़ी को भेजेंगे कि भाई बंगाल का अधिग्रहण, बंगाल पे हमला करने के लिए, बंगाल को अपने कब्जे में लेने के लिए। तो 1757 में बंगाल में भेजेंगे किसको? क्लाइव को भेजा जाएगा। और चूंकि उस समय अंग्रेजों की इतनी क्षमता नहीं थी कि वो बंगाल के नवाब को, जो इतना बंगाल, उस समय बंगाल केवल बंगाल नहीं था बल्कि जो वर्तमान के बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बांग्लादेश का जो हिस्सा है वो हुआ करता था। तो बंगाल केवल सामान्य बंगाल नहीं था, उसमें बिहार, उड़ीसा और वर्तमान का पश्चिम बंगाल ये शामिल थे। तो जो क्लाइव है वो एक कूटनीति करेगा और कूटनीति करने के क्रम में जो सेनापति हैं, वहाँ के दीवान हैं या जो अन्य अधिकारी है, उनको एक षड्यंत्र के द्वारा अपने साथ मिला लेता है। किस किस को? जैसे जिसमें सबसे पहला नाम आता है मीर जाफर का। मीर जाफर मीर बख्शी हुआ करता था, मीर बख्शी या प्रधान सेनापति जिसे कहते हैं। अब जब सेनापति ही विदेशी या शत्रु शासन, जो शत्रु है, शत्रुओं से मिल जाएगा तो स्वाभाविक सी बात है कि युद्ध में विजय होना कैसे हो जाएगी विजय, आप सोच सकते हैं। तो मीर बख्शी हुआ करता था, मीर जाफर या प्रधान सेनापति जिसे कहते हैं, सेनापति, प्रधान सेनापति। उसको क्लाइव या अंग्रेज अपने उसमें षड्यंत्र करके अपनी ओर मिला लेते हैं। दूसरा जगत सेठ हुआ करता था, एक जगत सेठ या फतेहचंद मणिकचंद नाम आता है जगत सेठ, जो कलकत्ता का जो एक बैंकर हुआ करता था। एक नाम आता है अमीचंद्र, पूंजीपति, अमीचंद। तो इन लोगों को अपनी ओर मिला लेता है। कौन मिला लेता है? क्लाइव, अंग्रेज अपनी ओर इन लोगों को मिला लेता है। और फिर इसके बाद युद्ध होता है 23 जून 1757 को। 23 जून 1757 को जब युद्ध होता है, और युद्ध होता है बंगाल की भागीरथी नदी, नदिया जिले में एक नदी है भागीरथी नदी। तो बंगाल की नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे प्लासी नामक स्थान पर 23 जून 1757 को अंग्रेजों की सेना और सिराजुद्दौला की सेना के बीच, अंग्रेजों की सेना का नेतृत्व कर रहे थे कौन कर रहा था? कौन? क्लाइव। 23 जून 1757 को अंग्रेजों की सेना जिसका नेतृत्व क्लाइव कर रहा था, और उधर सिराजुद्दौला के बीच में और क्लाइव के बीच में युद्ध होता है, जिसमें अंग्रेज या क्लाइव जीत जाता है। स्वाभाविक सी बात है, जब सेनापति या अन्य जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो ही मिल जाएंगे अंग्रेजों से एक षड्यंत्र करके, धोखेबाजी से, तो स्वाभाविक सी बात है कि हार निश्चित थी। और इसमें दो लोगों को नाम आता है, एक मदन लाल जो है ना, मीर मोहन मदन लाल, इन दोनों का नाम आता है इनका। ये बेसिकली जो वफादार सैनिक थे, जिनकी जो वीरगति है, जो वीरता है, वो इसमें देखने को मिलती है। और जो प्लासी का युद्ध है 30 जून 1757 का, जिसमें सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच होता है, उसमें क्लाइव जीत जाता है। और इसके बाद जो अंग्रेज हैं वो बंगाल में अगले नवाब को बिठाते हैं। और वो अगले नवाब कौन? सीधी सी बात है, जो मीर बख्शी या प्रधान सेनापति हुआ करता है। प्रधान सेनापति ने नवाब बनने के लालच में गद्दारी की थी कि भाई कहा मीर बख्शी या मीर जाफर से कि हमारा साथ दो तो मैं नवाब बना दिया जाएगा, सेनापति में क्या रखा है। तो मीर जाफर को बंगाल का अगला नवाब कौन बना देते हैं? किंग मेकर अंग्रेज बना देते हैं। अब बंगाल में बेसिकली एक कठपुतली शासन की स्थापना हो जाती है। कठपुतली शासक आएंगे कैसे? कठपुतली जो किसकी इच्छा पर नाश करेंगे, किसकी इच्छा पर कार्य करेंगे? अंग्रेजों की इच्छा पर। तो कठपुतली नवाब की स्थापना या कठपुतली नवाब को बिठा देते हैं कौन? अंग्रेज बंगाल में, मीर जाफर। और मीर जाफर से कई 24 परगना की जमींदारी लेंगे, बहुत सारा धन लेंगे। और 1757 से 1760 तक
ये झेलता 1760 में आखिरकार अंग्रेज़ों की मांग से तंग होकर इसे एहसास होता है कि अंग्रेज़ तो अपने सगों के भी नहीं होते, हमारे कैसे हो जाएंगे, ये एहसास होता है। जब ये एहसास होता है अंग्रेज़ों की मांगों से तंग आकर, तो अंग्रेज़ों के खिलाफ विद्रोह का षड्यंत्र करता है। किसके साथ? डचों से मिलकर संघर्ष जो षड्यंत्र करता है, और इसकी सूचना मिल जाती है अंग्रेज़ों को, और अंग्रेज़ डचों को बेदरा, जो 1759 है, 1759 के बेदरा के युद्ध में डचों को हरा देते हैं। और दूसरी तरफ मीर जाफर को अपदस्थ करके या हटा करके एक नया नवाब बनाते हैं कि भाई अब तुम काम के रहे नहीं हो, हटो। और मीर जाफर को हटा करके नया बंगाल का नवाब है जो बना देते हैं, किसको? मीर कासिम। 1760 में मीर कासिम नया नवाब बनकर सामने। अब चूंकि अंग्रेजों का लक्ष्य ही था कि अंग्रेजों का लक्ष्य क्या था भाई? ज़्यादा से ज़्यादा आर्थिक लाभ, राजस्व प्राप्त करना, आर्थिक लाभ प्राप्त करना, चुंगी मुक्त व्यापार, इन सब से को मुक्त व्यापार करना, और ज़्यादा से ज़्यादा जमींदारी या धन लेना, उपहार लेना। अब सीधी सी बात, इतना लेंगे, इतना धन उपहार लेंगे तो कहाँ तक मांगे पूरी करेंगे? तो मीर कासिम शासक जो नवाब बनाया जाता है 1760 में, और मीर कासिम के नवाब बनते ही मिदनापुर, चटगांव, इनकी ज़मींदारी अंग्रेज़ मीर कासिम से उपहार स्वरूप ले लेते हैं और बहुत सारा धन प्राप्त करते हैं। तो एक जो उस समय गवर्नर था वेंसीटार्ट, नाम याद रखना, वेंसीटार्ट इसका। वेंसीटार्ट जो गवर्नर हुआ करता था, वेंसीटार्ट ने इस सत्ता परिवर्तन को, यानी मीर जाफर से मीर कासिम को शासक बनाए जाने वाले जो सत्ता परिवर्तन था, उसको बंगाल में एक क्रांति का नाम दिया है। हालांकि ये क्रांति कई जब विश्लेषण करते हैं तो नहीं आती सामने, लेकिन फिर भी वेंसीटार्ट ने इसे एक क्रांति का नाम दिया, सत्ता परिवर्तन को एक क्रांति का नाम दिया। तो कभी क्वेश्चन आए कि 1760 का जो सत्ता परिवर्तन हुआ उसको क्रांति का नाम किसने दिया? वेंसीटार्ट ने दिया। मीर कासिम जब शासक बनता है तो बहुत सारा उपहार, जमींदारी अंग्रेज लेते हैं, और आखिरकार मीर कासिम खुद परेशान हो जाता है अंग्रेजों से, और एक और गिलानी होती है कि मैं बंगाल का नवाब हूँ लेकिन कठपुतलियों के जैसे अंग्रेजों के सामने नाच रहा हूँ। तो मीर कासिम अपनी राजधानी सबसे पहले मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित, क्योंकि मुर्शिदाबाद में अंग्रेजों का ज़्यादा आधिपत्य स्थापित हो गया था, मुंगेर स्थानांतरित करता है। और दूसरा, अपनी जो सेना है, सेना को यूरोपीय पद्धति से, क्योंकि अब अंग्रेजों की मांगों से तंग आ गया मीर कासिम, और सोचा कि अब अंग्रेजों की गुलामी नहीं करेंगे और अपनी सेना को यूरोपीय पद्धति से, कभी क्वेश्चन आ जाए तो ये बात सही है कि यूरोपीय पद्धति से, यूरोपीय मॉडल पर अपनी सेना को क्या किया? ट्रेंड किया, प्रशिक्षित किया। दूसरा, राजधानी मुंगेर परिवर्तित की। और चूंकि क्या था, अंग्रेज करते क्या थे, अंग्रेजों को जो दस्तक, एक मुक्त व्यापार या जिन्हें कर नहीं देना पड़ता था, दस्तक एक पास हुआ करता, जैसे मान लीजिए मैं कहूँ कि आप टोल नाके पर या टोल नाके पर पहुंचते हैं और आपको एक टोल टैक्स देना पड़ता है। अब मान लीजिए किसी एक व्यक्ति से, एक कंपनी को कहा गया कि आपके पास एक पास है और आप जब जाएंगे तो आपको यहाँ पे जो टोल नाका है उस पर आपको कर नहीं देना पड़ेगा, एक कंपनी को दे दिया। लेकिन ये क्या करते थे, निजी व्यापारी हो या अन्य लोगों का जो कर हो, उनसे कह दिया कि भाई ये माल भी हमारा ही है, माल दूसरे का था, उनसे पैसे ले लिए कि भाई हमें पैसे दे दो, हम कर की अपेक्षा कम पैसे में आपका पास करवा देंगे, और फिर अपना पास दिखा दिया, माल दूसरे का पास करा दिया टोल नाके पे, है ना। और चुंगी, क्योंकि चुंगी नहीं देनी पड़ती थी, और जो दूसरे का जिसका पास कराया जो सामान, उससे क्या ले लिया? पैसे ले लिया। अब इससे नवाब को क्या होता था? राजस्व का नुकसान होता था, और फायदा किसको होता था? अंग्रेजों को। किसी और के माल को भी अपना बना करके उसे पास करवा दिया और पैसे ले लिए। अब इससे परेशान होकर मीर कासिम ने सोचा कि इसका क्या किया जाए। तो मीर कासिम ने इस दस्तक का जो दुरुपयोग है उसको समाप्त करने के लिए कह दिया कि अब चुंगी या कर किसी को देने नहीं होगा, चुंगी या कर समाप्त कर दिया, पूरे बंगाल में चुंगी या कर समाप्त कर दिया। अब इससे अंग्रेजों को क्या हुआ? नुकसान हुआ। और फिर कहा भाई एक खिजरी जमा करके एक नया कर लगाया, जो कहा सब पे, चाहे अंग्रेजों कोई भी हो, सबको देना पड़ेगा। इससे अंग्रेजों को क्या हुआ? आर्थिक नुकसान हुआ। तो इस क्रम में मीर कासिम और अंग्रेजों के बीच में क्या हुआ? मतभेद हुआ, संघर्ष हुआ। और संघर्ष होने के बाद जो नया नवाब है वो बना देंगे अंग्रेज किसको? दोबारा से मीर जाफर को। और जो मीर कासिम है वो भागकर कहाँ पहुंच जाता है? अवध। संघर्ष के क्रम में मीर कासिम कहाँ पहुंच जाएगा?
अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास, शुजा-उद-दौला के पास। अब एक काम करते हैं, हम एक बार इसे रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज कैसे रिवाइज करते हैं? जब सिराजुद्दौला शासक बनता है तो मौसी घसीटी बेगम और जो अन्य उसके परिवार के थे उनका जो विरोध है वो देखना पड़ता है, और उस विरोधियों को जो संरक्षण देने का कार्य अंग्रेज करेंगे, जिस क्रम में कलकत्ता पर जो सिराजुद्दौला हमला करेगा। कब? 20 जून 1756 को। हमला करने के बाद अंग्रेज और जो सिराजुद्दौला है उनके बीच में संघर्ष शुरू हो जाएगा, और 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होगा, जिसमें जो अंग्रेज अधिकारी क्लाइव, जो सिराजुद्दौला के अधिकारी हुआ करते थे, सेनापति हो या दीवान हो, इनसे षड्यंत्र करके अपनी ओर मिला लेता है, जिससे सिराजुद्दौला की हार हो जाती है और सिराजुद्दौला भाग जाता है। इसके बाद 1757 में अपना एक नया कठपुतली नवाब मीर जाफर को अंग्रेज क्या करते हैं? बिठालते हैं। कहाँ? बंगाल के नवाब की कुर्सी पर। अच्छा, मीर जाफर अंग्रेजों की मांगों से तंग आ जाएगा तो अंग्रेज मीर जाफर को कुर्सी से हटा करके मीर कासिम नए शासक को कुर्सी पर बैठाल देंगे। जब मीर कासिम 1763 3 साल में 1760 से 63 तक मीर कासिम शासक बंगाल का नवाब रहेगा, और 3 साल में जब आर्थिक मांगों से या अंग्रेजों की मांगों से तंग आकर के मीर कासिम खुद अंग्रेजों के खिलाफ हो जाएगा, तो दोनों में संघर्ष होगा, और संघर्ष के बाद अंग्रेज मीर कासिम को हटा करके मीर जाफर को नया शासक बना देंगे, और मीर कासिम भाग करके अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के पास पहुंच जाएगा। फिर अवध का नवाब के साथ मीर कासिम अवध के नवाब, और भारत में जो मुगल सम्राट हुआ करता था उसमें शाह आलम द्वितीय, ये तीनों मिलकर के बंगाल पर अंग्रेजों पर हमला करते हैं, और इसी हमले के बीच में अंग्रेज और इन तीनों के बीच में एक संघर्ष होता है या एक युद्ध होता है। कब होता है? वो युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764। इसी युद्ध को कहते हैं बक्सर का युद्ध। ये याद रखना 22 ये याद रखना है, क्योंकि आप देखेंगे कि जो 22 जून 1757 को प्लासी का युद्ध होता है, फिर 22 अक्टूबर 1764 को बक्सर का युद्ध होता है। 22 है ना डेट, 22 है ना, 23 जून, 23 और 22 डेट है ना, 23 और 22 बार बार आती है। 23 जून प्लासी का युद्ध, 22 जनवरी बॉन्डीवास का युद्ध, और फिर से आता है 22 अक्टूबर बक्सर का युद्ध। तो बक्सर का युद्ध होता है अवध के नवाब शुजा-उद-दौला मीर कासिम, जो कि भगोड़ा या अपदस्थ नवाब था बंगाल का, और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के बीच में। और इस समय जो क्या कहते हैं अंग्रेज हैं, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो का, क्योंकि क्लाइव वापस चला जाता है और हेक्टर मुनरो कर रहा होता है, तो इनके बीच में युद्ध होता है, और युद्ध में अंग्रेज विजय हो जाते हैं, और विजय के बाद इलाहाबाद की संधि करते हैं किसके साथ? अवध के नवाब और मुगल सम्राट के बीच में। तो बक्सर का युद्ध, इसे अच्छे से याद रखना है। बक्सर का युद्ध हम समझ लेते हैं, बक्सर का युद्ध हुआ किस किस के बीच में? तो बक्सर का युद्ध, और डेट आपको याद रखना है 22 अक्टूबर 1764 में। जो वनडे एग्जाम्स होते हैं छोटे छोटे, आरआरबी, एनटीपीसी हो या एसएससी हो, इन एग्जाम्स में डेट भी पूछ लेते हैं। बक्सर का युद्ध होता है 22 अक्टूबर 1764 को, और इसमें कौन कौन शामिल रहता है? तो सबसे पहले मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय, ये नाम याद रखना है, कई एग्जाम में आता है कि भाई किन किन के बीच में हुआ। शाह आलम सेकंड, जो मुगल सम्राट हुआ करते थे। अवध का नवाब सिराजुद्दौला नहीं है, शुजा-उद-दौला। सिराज नहीं, सिराज आया तो सिराज कब? सिराज 1757 प्लासी। सिराजुद्दौला कौन है? वो सिराज है, ये शुजा है। वो सिराजुद्दौला कौन है? सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में जो किसका युद्ध होता है? प्लासी का युद्ध होता है 1757 में। ये शुजा-उद-दौला, और मीर कासिम। अब मीर कासिम चूंकि भागकर कहां पहुंचा? शुजा-उद-दौला के पास अवध में। तो ये भगोड़ा या अपदस्थ नवाब,
अपदस्थ नवाब। और इस समय पदस्थ नवाब जो था, याद रखना है इसको, इस समय पदस्थ नवाब दोबारा से किसको बना दिया था? मीर जाफर को। पदस्थ नवाब तो कभी आ जाए बक्सर के, है ना। तो अभी चलो एक क्रम से समझ लेंगे, पहले लिख लें। इसके बाद अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। किसने किया? हेक्टर मुनरो ने। तो बक्सर के युद्ध में कभी सवाल आ जाए कि बक्सर का युद्ध कब हुआ, तो 22 अक्टूबर 1764 को हुआ। बक्सर के युद्ध के समय जो बंगाल का नवाब है, वो बंगाल का नवाब कौन? मीर जाफर। मीर कासिम नहीं, क्योंकि मीर कासिम तो भगोड़ा या अपदस्थ हो गया था, भागकर कहाँ अवध के नवाब के पास शरण ले ली थी। तो अगर आए वो जो बक्सर के युद्ध के समय बंगाल का नवाब, तो बंगाल का नवाब कौन? मीर जाफर। और अपदस्थ नवाब कौन? मीर कासिम। और उस समय और जो बक्सर का युद्ध है उसमें कौन शामिल था? तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और अवध का नवाब शुजाउद्दौला। और दूसरी तरफ अंग्रेजों की तरफ से कौन? तो अंग्रेजों की तरफ से हेक्टर मुनरो। नाम याद रखेंगे। इनके बीच में हुआ कौन? बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध में अंग्रेज विजयी हो जाते हैं। इसके बाद होती है संधियां। कौन सी संधि? इलाहाबाद की संधि। इलाहाबाद की संधि। अब इलाहाबाद की संधि में दो संधियां होंगी। पहली संधि होगी किसके बीच में? अब मीर कासिम तो चूंकि काम, जैसे ही विजय होंगे अंग्रेज, मीर कासिम का काम खत्म। पदस्थ नवाब कौन है इस समय? मीर जाफर। अब जब संधि होगी किसकी? जो इलाहाबाद की संधि। तो इलाहाबाद की संधि याद रखना, अभी अंग्रेज कौन है? हेक्टर मुनरो। इलाहाबाद की संधि करने के लिए जो इंग्लैंड से वापस बुलाया जाएगा किसको? क्लाइव को। तो बक्सर के युद्ध के समय अंग्रेजों का नेतृत्व हेक्टर मुनरो के द्वारा किया जा रहा था। लेकिन जब इलाहाबाद की संधि होगी तो वो उस समय कौन आ जाएगा? अंग्रेजों का नेतृत्व करता, अंग्रेजों का गवर्नर कौन आ जाएगा? क्लाइव। याद रखना है क्लाइव। अगर संधि आए इलाहाबाद की संधि तो क्लाइव आ जाएगा। तो इसे ध्यान में रखें। और इसके बाद हम देख लेते हैं जो संधियां हैं। इलाहाबाद की संधि, अंग्रेज जीतेंगे, जीतने के बाद संधि होगी, सीधी बात है। और ये हमेशा इतिहास गवाह है इस चीज का, जब युद्ध होता है, युद्ध समाप्त होता है, समाप्त किससे होता है? संधियों से होता है। तो भाई ये हमें सीख लेना चाहिए कि कभी ना कभी तो हमें युद्ध में संधि करना ही है। तो युद्ध ही ना हो, पहली बात ऐसे है ना, पहले ही संधि हो जाए, जिससे जो सैनिक है हमारे बेगुनाह या मासूम सैनिक, उनकी जान ही ना जाए। और हाँ, एक और चीज़ आप सबसे निवेदन है कि इससे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और जो पहली बार देख रहे हैं वो सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको जो वीडियोस हैं वो उसका नोटिफिकेशन मिल सके और इससे हमें मोटिवेशन मिल सके। आप जो कमेंट, लाइक, शेयर या सब्सक्राइब करते हैं उसी से हमें मोटिवेशन मिलता है। है ना, पसीना आ रहा है, पसीने के साथ साथ पढ़ा रहे हैं, तो वो मोटिवेशन, उसके लिए आप लोग एक जो लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं, है ना। चलिए अब इलाहाबाद की संधि देख लेते हैं। इलाहाबाद की संधि जो पहली संधि होती है, प्रथम, वो होती है 12 अगस्त 1765 को। और ये पहली संधि होती है किस किस के बीच में? शाह आलम द्वितीय, मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय। और इस समय जो अंग्रेजों का नेतृत्व है वो कौन? क्लाइव। तो याद रखना नाम क्लाइव का, क्योंकि युद्ध तो बक्सर का युद्ध 1764 में युद्ध तो जीता हेक्टर मुनरो ने, लेकिन संधि करने के लिए क्लाइव को बुला लिया गया, चतुर चालाक व्यक्ति को। तो संधि करने के लिए किसको? क्लाइव। तो इलाहाबाद की संधि में अंग्रेजों की तरफ से कौन कर रहा था? क्लाइव। लेकिन युद्ध हेक्टर मुनरो। याद रखना है इस चीज को। और एक अंतर, अब चूंकि क्या होता है 1765 में
जो बंगाल का नवाब हुआ करता था मीर जाफर, उसकी मृत्यु हो जाती है और अगला जो नवाब बनाया जाता है वो बनाया जाता है नज़्मुद्दौला को। तो याद रखना, एक तो अंग्रेज और बंगाल का जो पदस्थ नवाब है वो दोनों चेंज हो जाते हैं। बक्सर के युद्ध में हेक्टर मुनरो और बंगाल का नवाब पदस्थ मीर जाफर था, लेकिन इलाहाबाद की संधि में मीर जाफर की मृत्यु हो जाती है, जिससे जो पदस्थ नवाब है बंगाल का वो बना दिया जाता है नज़्मुद्दौला को। तो यहाँ चेंज हो जाते हैं, बक्सर के युद्ध में मीर जाफर था लेकिन संधि में नज़्मुद्दौला। तो बंगाल का पदस्थ नवाब और अपदस्थ नवाब कौन हो गए थे? मीर जाफर भाई साहब। पदस्थ नवाब कौन बन जाते हैं? नज़्मुद्दौला। नज़्मुद्दौला। तो जो इलाहाबाद की संधि, पहली संधि होती है शाह आलम द्वितीय मुगल बादशाह, अंग्रेज की ओर से क्लाइव, और बंगाल का जो पदस्थ नवाब नज़्मुद्दौला, ये तीनों। ठीक है, पहली संधि होती है। और पहली संधि में क्या कहा जाता है? पहली संधि में कहा जाता है कि भैया आप हार गए, अब हमें क्या दो? हमें दीवानी अधिकार दो। चाहते तो वो दीवानी और प्रशासनिक दोनों अधिकार लेते थे। दीवानी और प्रशासनिक दो प्रकार के अधिकार याद रखना। प्रशासनिक अधिकार मतलब वहाँ की जेल, वहाँ की पुलिस व्यवस्था, वहाँ की न्याय, लोक कल्याणकारी व्यवस्था, ये सारी किसमें आते हैं? प्रशासनिक। लेकिन उन्होंने कहा हमें प्रशासनिक चाहिए, हमें तो क्या करना है भाई? अंग्रेजों का एकमात्र उद्देश्य था भारत में या अन्य जगह जहाँ जो वो अपनी औपनिवेशिक शासन स्थापित कर रहे थे, एकमात्र उद्देश्य था वो क्या था? अधिक से अधिक आर्थिक लाभ, पैसा आना चाहिए, लाभ हो, पैसा, धन, आर्थिक लाभ। क्या था? तो आर्थिक, भाई उन्हें तो पैसे से मतलब था, राजस्व या पैसे, आर्थिक लाभ से मतलब था। तो उन्होंने कहा कि भाई हमें बंगाल के क्या दो? दीवानी अधिकार, यानी यहाँ का जो सारा कर है, राजस्व है, पैसा है, वो कौन वसूलेगा? वित्तीय अधिकार किसको? हमें। तो मुगल बादशाह से कहा, शाह आलम से, कि भाई हमें दीवानी अधिकार। तो बंगाल के दीवानी अधिकार इलाहाबाद की संधि के तहत किसको मिल गए? अंग्रेजों को मिल गए। अंग्रेजों से दीवानी अधिकार ले लिए। अब इन्होंने कहा भाई जो दीवानी अधिकार आपने दिए हैं इसके लिए हम क्या करेंगे? हर साल आपको भी इसमें से पेंशन दे दिया करेंगे, 26 लाख रुपए की हम आपको पेंशन दे दिया करेंगे। तो बदले में 26 लाख पेंशन दे देंगे वार्षिक, और आप हमें दीवानी अधिकार, हम दीवान पैसा, हम राजस्व सारा बंगाल का हम वसूलेंगे। दूसरा कहा कि भाई जो आपको बंगाल की हमें आपने दे दिए दीवानी अधिकार, तो इसके बदले हम क्या करते हैं? इसके बदले क्या करेंगे? आपको 2 क्षेत्र दे देते हैं। करने को तो दयावान साल दिख रहा है, लेकिन वो 2 क्षेत्र हम अपनी तरफ से नहीं देंगे। वो किससे ले दिए? अपना कुछ नहीं देंगे। चालाक देख रहे हैं, अब चालाकी देख सकते हैं। अपना कुछ नहीं देंगे, वो किससे दे दिया? उन्होंने कहा भाई अवध के नवाब, तुम बहुत बड़े सूरमा बन के सामने आए थे, और अवध के नवाब से कहा कि भाई ये कड़ा मानिकपुर और जो इलाहाबाद है, ये जो 2 क्षेत्र है वो किसको दे दो? इलाहाबाद और कड़ा मानिकपुर और इलाहाबाद। उस समय देखिए इतिहास में नाम इलाहाबाद मिलता है, वर्तमान में जरूर इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया हो, लेकिन संधि या वो समय इलाहाबाद ही प्रचलित था। तो कड़ा और इलाहाबाद ये तो दोनों हैं, दोनों किसको दे देते हैं? शाह आलम को। भाई कहते हैं कि आपको जो इतना सारा हमने राजस्व ले लिया, आपको 2 क्षेत्र दिए देते हैं। कहने को दे दिए थे, दिए नहीं थे, बेसिकली इससे छीन करके दे दिए। ये 2 पॉइंट याद रखना है ना। पहला क्या? दीवानी अधिकार, सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट। बंगाल का दीवानी अधिकार प्रथम संधि के तहत किसको मिल गया? अंग्रेजों को मिल गया। और दूसरा ये दे दिया। ठीक है। अब होती है इलाहाबाद की जो संधि है, वो कौन सी संधि? दूसरी संधि 4 दिन बाद 16 अगस्त को। अब दूसरी संधि में क्या होगा? अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव तो बना ही रहेगा, अब मुगल बादशाह से तो कर लिया, वही मुगल बादशाह से निपट लिया, इन्होंने युद्ध में हमारे खिलाफ युद्ध में खड़ा होने का वो किया, तो इसकी सजा तो दे दी। अब बच गए कौन? अवध के नवाब। तो अवध का नवाब शुजाउद्दौला। तो दूसरी जो इलाहाबाद की दूसरी संधि होगी 16 अगस्त 1765 को, उसमें अवध का नवाब शुजाउद्दौला और अंग्रेजों के बीच में, और बंगाल का नवाब तो नजमुद्दौला रहेगा ही रहेगा। इस समय बंगाल का नवाब कौन हुआ करता था? नजमुद्दौला हुआ करता था। अवध के नवाब से कहेंगे कि भाई आपने युद्ध किया हमारे खिलाफ, और हमारा जो नुकसान हुआ है युद्ध में, अभी ऐसे कह रहे थे कि भाई केवल इनका ही नुकसान हुआ हो। मतलब सोच सकते हैं कि आपने बंगाल पर अधिकार कर लिया, सारी चीजें कर ली, और हम पे आरोप लगा रहे हैं युद्ध का। तो युद्ध का आरोप लगाया कि भाई तुम्हारी वजह से युद्ध हुआ है अवध के नवाब पे, है ना। जिम्मेदार उससे कई ज्यादा ये थे। तो युद्ध का जो भाई कहा अवध के नवाब से कि आपकी वजह से युद्ध हुआ है, तो इसका हर्जाना आप दो, और हर्जाने के रूप में 50 लाख रुपए।
हर्जाने के रूप में अवध के नवाब पे अंग्रेजों ने क्या ले लिए? 50 लाख रुपए ले लिए। अब ये शराफत दिखा रहे हैं कि अब हम युद्ध नहीं करना चाहते थे, युद्ध तो आपकी वजह से हुआ। जैसे प्लासी का युद्ध तो पता नहीं इनके किसने किया था, है ना, शरीफ पर है। तो 50 लाख रुपए युद्ध के हर्जाने के रूप में ले लिया। दूसरा भाई जो मैंने कहा इलाहाबाद और कड़ा के जो क्षेत्र थे वो किसको दे दिए? अवध के नवाब से छीन करके किसको दे दिए? जो मुगल बादशाह हुआ करता था। और तीसरा क्या किया? तीसरा क्या कि भाई अवध में हम अवध में अपनी एक सेना रखेंगे। और इसका तर्क क्या था? तर्क था सेना इसलिए रख रहे हैं हम ताकि आप पर कोई हमला कर, आप हमारे यहाँ मित्र हो गए हैं और आप पर कोई हमला करेगा तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारी है, आपकी मित्र हमारे, आपकी सुरक्षा की जिम्मेदारी, आपकी सुरक्षा करने के लिए हम क्या करेंगे? एक सेना रखेंगे अवध में। और सेना का खर्च कौन उठाएगा? आप उठाना भाई। तो अवध के नवाब के खर्चे पर अवध में एक सेना रख दी गई और कहा क्या भी आपकी सुरक्षा के लिए रखी है। लेकिन इसके पीछे छिपा रहस्य क्या था? इसके पीछे रहस्य नहीं, इसके पीछे जो छिपा इनका जो मकसद था वो क्या था? वो ये था कि भाई बिना पैसे के हमारी सेना तैयार होगी, क्योंकि सेना का खर्चा कौन उठाएगा? अवध का नवाब। तो हमारी सेना तैयार हो रही है किसके पैसों के बल पर? अवध के नवाब के पैसे के बल पर। दूसरा, ये अवध का नवाब अपनी सुरक्षा के लिए किस पर जिम्मेदार हो गया? हमारे ऊपर। इसलिए कभी भी अब क्या नहीं करेगा? हमारे खिलाफ चूं चपड़ नहीं करेगा, कभी खड़ा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि भाई खड़ा होगा तो सेना के ऊपर, किसकी सेना के ऊपर निर्भर है? हमारी सेना के ऊपर। तो खड़ा कैसे हो जाएगा? होगा तो हम सेना से वही दबा देंगे उसे। तो बेसिकली इसको एक तरह से गुलाम बना करके वो सहायक संधि जब आएगी ना, सहायक संधि भी इस तरह की रहेगी। लेकिन अभी ये सहायक संधि नहीं है ना, सहायक संधि आगे चल के एक तरह से कि भाई सेना के लिए भी हमने अवध के नवाब को अपने ऊपर निर्भर कर दिया और दूसरा हमारी सेना भी जो अवध के नवाब के पैसे से तैयार हो रही है। तो ये आपको याद रखना, इलाहाबाद की संधि जो दूसरी होती है किसके बीच में? अवध के नवाब और अंग्रेजों के बीच में। अब देखिए, अब इसमें ये तो आपका इलाहाबाद की संधि, युद्ध हो गया, सब चीजें हो गई। अब एक आता है द्वैत शासन, बंगाल का द्वैत शासन। तो आप उसे समझ लेते हैं। बंगाल का जो द्वैत शासन है क्या है? कोई अलग से नहीं है, जो इलाहाबाद की संधि हुई थी पहली संधि, बस वही है, उसी के द्वारा बंगाल में द्वैत शासन। तो एक शब्द आता है कि भाई बंगाल में द्वैत शासन कब स्थापित हुआ? कब? 1765 में। और द्वैत शासन का बंगाल में द्वैत शासन किसने स्थापित किया? अंग्रेजों ने। अंग्रेजों में किसने? क्लाइव ने। किसने? क्लाइव ने। द्वैत शासन कहां? बंगाल में। बंगाल में द्वैत शासन किसने किया? क्लाइव द्वारा। अब द्वैत शासन था क्या, उसको समझ लेते हैं। देखिए, द्वैत का मतलब है दो लोगों का शासन। द्वैत मतलब दो लोगों का शासन। और कैसे? देखिए, अभी तक बंगाल में क्या था? नवाब शासन कर रहा था। कौन कर रहा था? नवाब।